हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ का एक्सरसाइज 3 बनाने वाले हैं। तो 3.1 के सवाल को हल करने से पहले थोड़ा 3 पॉइंट जो एक्सरसाइज हमारा 3 दे रखा है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि आखिर ये चैप्टर बोल क्या रहा है। इसके बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहले हम चैप्टर का नाम देख रहे हैं जिसमें दे रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और उनका दो जोड़ा हो, मतलब समीकरण का दो जोड़ा हो और उसमें दो चर राशि हो। तो चर राशि का डेफिनेशन जैसा कि जानते हैं, ए टू जेड जितना भी हमारे ए टू जेड होते हैं ये चर राशि कहलाते हैं। और 1 से लेकर गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है वो अचर राशि कहलाती है। तो चलिए पहले देख लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण मान लीजिए। अच्छा, पहले देखिए रैखिक समीकरण का हमारा सूत्र क्या होता है। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का सूत्र हम क्या होता है हमारा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां a कॉमा b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ए बी और सी दे रखा है इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। हमारा चर राशि क्या हो गया, एक्स और वाई, दो चर हो गया ना, एक एक्स एक वाई। ए बी सी जो हमारा वो कांस्टेंट हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ जहां ए और बी इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि ए और बी जो अचर राशि है वो हमें कभी 0 नहीं मिलना चाहिए समीकरण में, नहीं तो इसका कोई हल नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये हमारा हो गया समीकरण, रैखिक समीकरण का सूत्र। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी समीकरण को हल करते हैं तो उसका अगर ग्राफ हम चलते हैं तो उसका एक कोई ना कोई हमें रेखा प्राप्त होता है। जब दो मान को हम x और y को चलते हैं तो दोनों को जब मिलाते हैं तो एक हमें रेखा प्राप्त होता है। तो मान लीजिए अब उस रेखा को हम L1 मान लें, या जो दूसरा समीकरण है उसको हम L2 मान लें, तो हमें दो समीकरण मिलेंगे। मान लीजिए, जैसे देख लीजिए कि हम एक L1 समीकरण मान ले रहे हैं। अगर इसका L1 का हम अगर L1 का अगर हम कोई समीकरण लिखने की कोशिश करें तो किस रूप में लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होगा ना। अब देखिए जहां क्या हो जाएगा, जहां a1 कॉमा b1 तथा c1 क्या कौन सी संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, वास्तविक संख्या हो। अब देखिए जब हमारा a1 b1 और c1 वास्तविक संख्या हो, इसका मतलब कि हम इसका a1 और b1 का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चाहे a1 और b1 का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0। जहां या अगर इसका मान 0 नहीं होना चाहिए तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का भी मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक तो हमारा ये समीकरण हो गया। एक हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। चलिए हमारा L2 बराबर हम मान लेते हैं, हमारा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी सेम पैटर्न होगा, जहाँ हमारा a2 कॉमा b2 और c2 वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या हो। ये हमारा वास्तविक संख्या हो। मतलब ये भी हुआ कि जहां हमारा a2 और b2 का मान, a2 और b2 इज नॉट इक्वल टू 0। माने जो a2 और b2 हमारे अचर राशि है इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब इन दो समीकरण को अगर हम किसी ग्राफ पर चलते हैं तो निश्चित रूप से जब दो समीकरण है तो हमें दो समीकरण है। देखिए चैप्टर में नहीं बोल रखा है कि दो चर राशि वाली
एक रैखिक समीकरण का युग्म लेना है, तो इसमें तो दो चरासी है, इसमें भी दो चरासी है, हमने युग्म ले लिया है, एक और एक, दो को एक युग्म को बोलते हैं। अब रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। अब हम इसको देखिए, अगर दोनों समीकरण को अगर हम ग्राफ पर चलते हैं तो हमें, अगर कोई भी रैखिक समीकरण का युग्म किसी ग्राफ पे चलते हैं तो हमें तीन कंडीशन मिलते हैं। देखिए, एक पहला कंडीशन, हमें तीन कौन सी कंडीशन प्राप्त होता है। देखिए, ये या तो हमारा मान लीजिए यहाँ पर दो रेखा है, एक हो गया ये, एक हो गया L1, एक L2, या तो इस रूप में हमें ग्राफ मिलेगा। पहली लाइन दूसरी लाइन को क्या करेगी, इंटरसेक्ट बोलेगी। ये इसको हम अपना मूल बिंदु मान रहे हैं, तो इसको क्या बोलेगा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब प्रतिच्छेदी रेखा कब होगा वो भी बता दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए हमारा एक समीकरण, एक लाइन कौन है, ये ये हो गया L1 और ये हो गया L2, जो दोनों कौन होंगे, पैरेलल होगी, तो इस रूप में भी मिल सकता है पैरेलल लाइन। अगर रैखिक समीकरण का युग्म हम ग्राफ पे चले तो या तो इस रूप में मिलेगा या इस रूप में मिलेगा। एक तीसरा कंडीशन होता है ऐसे, एक ही रेखा पर दोनों माना जाएगा। अच्छा, इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड लाइन। तो ये तो हो गया हमारा समांतर रेखा, ये होती है संपाती रेखा, संपाती रेखा। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हम तीन समीकरणों को ले रहे हैं और तीन समीकरण तीन कंडीशन में मिलेंगे, तो किसका हल होगा, किसका द्वितीय हल होगा, किसका हल नहीं होगा, हम ये देख रहे हैं। तो चलिए हम किताब से एग्जाम्पल ले रहे हैं, किताब में दे रखा है, अगर आप लोग देखेंगे तो पेज नंबर 51 में दे रखा है, एक सारणी बना दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि एक हमारा ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण ये हो गया, एक ये हो गया। चलिए इसको हम आपको समझा के बना रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए एक हमारा समीकरण ये हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 पर हमारा एक मान लीजिए समीकरण कौन मिल गया, x - 2y, x - 2y इज इक्वल टू 0। एक दूसरा समीकरण हो गया 3x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसमें से हम क्या करेंगे, a, b और c छांटेंगे। देखिए, तो इसमें हमारा a1 क्या हो जाएगा, a1 बराबर 1 हो जाएगा, a2 बराबर 3 हो जाएगा, इसी तरह b1 बराबर -2 हो जाएगा, b2 बराबर 4 हो जाएगा। अब इसमें हमारा बचा क्या, c1, तो यहाँ पर तो c1 कुछ दे नहीं रखा है, तो c1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर c2 बराबर -20 हो जाएगा। अब देखिए, हम तीनों को एक सूत्र में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम तीनों को अनुपात में लिखेंगे, जैसे a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज इक्वल टू c1 बट्टा में c2। देखिए, अब हम इसको इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर रहे हैं, तो यहाँ a1 का मान हमारा 1 आया है, a2 का मान 3 है, बराबर b1 का मान -2 है, b2 का मान 4 है, c1 का मान 0 और c2 का मान -20 है। तो देखिए, हम पहले वाले a1 और a2 का मान मिलाएंगे, और a1 और a2 का मान बराबर हमारा नहीं आ रहा है, a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा का पहचान है। अगर कोई मान हम किसी समीकरण को पहले हम चुनेंगे कि वो प्रतिच्छेदी है कि क्या है, तो अगर इस तरह का हम समीकरण प्राप्त होता है, a1 और a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 का मान बराबर नहीं आता है, तो ऐसे जो रेखा मिलेगी वो प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ये इस समीकरण को आप चलिएगा तो ये समीकरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं जरूर करेगी। ग्राफ की कॉपी पे जब चलेंगे तो इसको एक दूसरे को ये
इंटरसेक्ट 100% करेगी। और इसका अगर हल करेंगे तो इसका केवल एक ही हल होगा, केवल एक हल, या अद्वितीय हल भी इसको बोलते हैं, अद्वितीय हल। आप लोग एक पेज नंबर 51 में देख सकते हैं, ये चार्ट ही दे रखा है। देखिए, अब देख लीजिए, मान नंबर 2, यह तो हमारा पहला कंडीशन हो गया। दो समीकरण लिए, दोनों को चल दिए तो हमें प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हुआ। अब और दो हम रैखिक समीकरण ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक हो गया 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सेम इसमें भी करेंगे, पैटर्न वही रहेगा। a1 चुन लेंगे, a1 बराबर 2 है, a2 बराबर 4, कॉमा b1 बराबर 3, b2 बराबर 6, c1 बराबर -9 और c2 बराबर -18। इसको भी सेम करेंगे, अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अनुपात, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। अब इसी मान को इसमें रखेंगे तो देखिए a1 का मान हमारा क्या है 2, a2 का मान है 4 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान 6 बराबर c1 का मान -9, c2 का मान -18। देखिए इसको कटाइए, 1/2 हो गया ना, 1/2, 1/2। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ऐसे रेखा को जब हम चलेंगे तो जैसे ये हमारा क्या होगा, ये समपाती रेखा होगी, समपाती, ये हमें समपाती रेखा के रूप में मिलेगी ग्राफ के कॉपी पर। जब समपाती रेखा के रूप में मिलेगी तो इसके अपरिमित रूप से अनेक खोलेंगे तो इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब अगर ये समीकरण को हम चलेंगे ग्राफ की कॉपी पर तो ये 100% एक ऐसी रेखा मिलेगी जिस पर दोनों के दोनों समीकरण आ जाएंगे इस रूप में। और इससे पहले हमने क्या चला है, प्रतिच्छेदी। तो इसको अगर हम ग्राफ की कॉपी पर चलते हैं तो ये अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट 100% करेगी तो ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा का पहचान हो गया। अगर a1 बटा a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 आ रहा है तो हमारा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। अगर a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2 आ रहा है तो ये हमारा समपाती रेखा के रूप में हमें ग्राफ प्राप्त होगा। अब बच गया एक कौन, समानांतर रेखा। तो उसके लिए भी हम समीकरण ले रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर, चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे हैं। देखिए इसके लिए भी हम रैखिक समीकरण ले रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा पहला समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसमें से a1 a2 छाटते हैं। a1 बराबर क्या है हमारा 1 है, a1 बराबर 1 ही तो है। अब a2 बराबर क्या है हमारा 2, b1 बराबर 2, b2 बराबर 4, c1 बराबर -4 और c2 बराबर -12। इसको भी सेम रेशियो में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब इसमें वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या है 1/2 आ जाएगा। a1 का मान हमारा 1 है, a2 का मान 2 है तो 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू, इस पर क्या हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू -4/12। अब देखो ये कटिए 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान बराबर आ रहा है लेकिन c1 बटा c2 का मान बराबर नहीं आ रहा है तो ये हमें समानांतर रेखा के रूप में मिलेगी। तो ऐसी रेखाएं जो मिलेगी इसका मतलब ये हुआ कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर ऐसी हमें मान प्राप्त होंगे तो उसको अगर हम ग्राफ की कॉपी पर चलेंगे तो हमें समानांतर रेखा के रूप में मिलेगी। उस समीकरण का हल क्या होगा, समानांतर रेखा के रूप में। मतलब ये हुआ कि जो हम दो लाइन मिलेंगे हमें ग्राफ पे वो ऐसे प्राप्त होंगे, वो चाहे ऐसे हो हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो,
लेकिन मिलेंगे जैसे भी होंगे वो पैरेलल ही होंगे। तो जहाँ तक हम उम्मीद करें कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर ऐसे मिलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई हल ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं तब तक हमें कोई मान ही नहीं प्राप्त होगा। जब मान ही नहीं प्राप्त होगा तो उस समीकरण का कोई हल ही नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। जब तक समीकरण हम चलते हैं तो मान हम वही लिखते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो मान लिखते हैं। लेकिन जब ये दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो हमें पैरेलल रूप में मिलेगा कहाँ से? कुछ नहीं मिलेगा। कोई पैरेलल रेखा एक दूसरे को काटेगी नहीं तो हमें कोई मान ही नहीं प्राप्त होगा। जब मान ही नहीं प्राप्त होगा तो समीकरण कोई हल ही नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसी प्रश्नमाला का सवाल नंबर हम 1 बना रहे हैं। इस चैप्टर में कितने सवाल दे रखा है भाई? इस चैप्टर में 3 सवाल दे रखा है, तो कोशिश करते हैं हम कि एक इसमें बना दें, बाकी के जो 2 सवाल होंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए सवाल हम पहला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th मैथ, रेफरेंस होगा NCERT। देखिए इसका सवाल नंबर 1, कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझा दें। चलिए तो हमारा सवाल नंबर देखिए 1 दे रहा है, बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए, सवाल तो ऐसे मजाक लग रहा है। बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से बोलता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब आज जो उसका उम्र है उससे 7 वर्ष पहले अपनी बेटी की उम्र का आफताब 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद, जब भाई 7 वर्ष पहले उसकी उम्र का 7 गुना था तो 3 वर्ष बाद 3 गुना कैसे हो जाएगा? तो ऐसे मजाक लग रहा है। तो बोला 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। और फिर बोल भी रहा है यह मनोरंजन है कि क्या है? तो चलिए हम पहले इस समीकरण को हल करते हैं। तो पहले हम आफताब की पुत्री का मान रहे हैं, तो लिखते हैं माना कि आफताब के पुत्री का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, क्योंकि हमें तो उम्र पता नहीं है उसका, इसका x वर्ष मान लिए। अब और आफताब का उम्र क्या हो जाएगा? आफताब तथा आफताब का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। हमने दोनों का वर्तमान उम्र मान लिया। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, बस एक एक लाइन आप लोग पहले सवाल बनाने से पहले एक ही सवाल को आप लोग 4 बार 5 बार पढ़िए, सवाल खुद समझ में आ जाता है। कोई भी सवाल बिना 2 बार 4 बार पढ़े ना आप लोग ना बनाए। 2 बार 3 बार सवाल को पहले ध्यान से पढ़ें, एक एक लाइन पर गौर करें, आधा सवाल आपको उसी से मिल जाएगा, सवाल बनाना आसान हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व माने पहले। तो मान लीजिए कि आफताब का जो उम्र होगा उससे 7 वर्ष कम होगा। 7 वर्ष पहले आज अगर हम अपनी उम्र के 20 वर्ष पे हैं तो 7 वर्ष पहले हमारी उम्र क्या होगा? 20 में से 7 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो लिखिए यहाँ पर, चलिए आफताब के पुत्री की आयु, अगर वर्तमान उम्र उसका 7 वर्ष है तो 7 वर्ष क्या होगा? वर्तमान उम्र में से उसका 7 वर्ष क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो जो बेटी का भाई 7 वर्ष घटेगा तो पिता का भी घटेगा। तो क्या हो जाएगा? आफताब
का उम्र कितना हो जाएगा भाई, वाई वर्ष उसका जो प्रेजेंट में है वो है, उसमें से हम 7 वर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए पुनः प्रश्न से, चलिए अब दोनों समीकरणों को हम इक्वल करते हैं। तो एक क्या है हमारा x माइनस 7 है और एक क्या है y माइनस 7। और देखिए एक बात यहाँ पर गौर कीजिए, देखिए बोल रहा है कि आफ्ताब बोल रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। मतलब जो बाप था अपने बेटी की उम्र के 7 गुना, अगर बेटी उसका आज उसका करेंट में उम्र 10 वर्ष हो तो पिता 7 गुना है तो कितना हो जाएगा 17 वर्ष। तो देखिए अभी बेटी की उम्र क्या है x माइनस 7 वर्ष, पहले उम्र उसकी उम्र क्या थी x माइनस 7 वर्ष, और पिता की उम्र y माइनस 7 वर्ष, और ये पिता जो आफ्ताब है वो अपने पुत्री के उम्र का 7 गुना ये था। तो जब हम समीकरण को प्राप्त करते हैं तो जो कम वाला आता है उसमें हम गुणा करते हैं, तो कम कौन बेटी है तो बेटी में 7 से गुना कर देंगे, तो दोनों तरफ हमारा पद बराबर हो जाए। अब इसको हम हल करेंगे तो चलिए देखिए 7 में से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 49 इज इक्वल टू वाई माइनस 7। तो देखिए 7x माइनस वाई को इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा -7 प्लस 49, इधर का माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब देखिए फिर पुनः क्या बोल रहा है प्रश्न, फिर पुनः प्रश्न फिर से आप लोग किताब पढ़िए, इसके बाद हल करते हैं। देखिए बोला है 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, तो अब 3 वर्ष बाद उम्र निकालिए, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 3 वर्ष आफ्ताब के पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद माने आज जो उसका उम्र है वर्तमान उम्र उसमें 3 वर्ष क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो चलिए ये हमारा आफ्ताब की पुत्री की उम्र कितना है 1 वर्ष है अभी वर्तमान, उसमें क्या होगा 3 वर्ष हमारा जुट जाएगा। आज से 3 वर्ष बाद तो उसका 3 वर्ष बढ़ जाएगा उम्र। अब आफ्ताब देखते हैं, आफ्ताब का उम्र, तो इसका भी आप करंट में क्या है वाई वर्ष उम्र है, 3 वर्ष बाद इसका भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा। अब देखिए फिर पुनः क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब जो ये पिता है वो बोला है अपनी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद तुम्हारी आयु का केवल 3 वर्ष रह जाऊंगा, तो बेटी की उम्र कम है तो क्या करेंगे हम बेटी की उम्र में 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 3x प्लस 9 बराबर y प्लस 3। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 9, इधर का प्लस इधर माइनस हो जाएगा, इधर का प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर -6। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को लेके हम एक ग्राफीय विधि से हल करेंगे और एक बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। तो अब जब बीजगणितीय विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पहले बीज गणितीय विधि से हल। ऐसे ये सवाल प्रश्न उम्मीद नहीं है कि कभी परीक्षा में आएगा, लेकिन चलिए सवाल होता है, चाहे हल्का हो या भारी हो हम इसे बनाएंगे जरूर। चलिए तो हमारा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 पर देखते हैं क्या है। समीकरण हमारा 1 है 7x माइनस वाई बराबर 42, 7x माइनस वाई बराबर 42 समीकरण 1। समीकरण 2 आया है हमारा 3x माइनस वाई बराबर -6, 3x माइनस वाई बराबर -6 समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम दोनों को चेंज कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस। अब हमारा ये दोनों क्या होगा वाई कट जाएगा। अब 7 में से 3 के 4x बराबर 42 6 48, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 48 बटा में 4, तो x बराबर कितना होगा 12। मतलब कि आफ्ताब की जो पुत्री की आयु था वो क्या हो गया 12 वर्ष। अब आफ्ताब की उम्र निकालते हैं,
किसी समीकरण एक समीकरण में इसका मान हम रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक क्या है हमारा 7x माइनस वाई बराबर 42। चलिए 7 माइनस, अब देखिए x का मान हमारा कितना है 12 माइनस वाई बराबर 42। तो कितना हो जाएगा माइनस वाई बराबर 42। इधर का प्लस बरसते 84, इधर का प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस 84 हो जाएगा ना। अब इसको माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा ये माइनस 42। तो माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर 42। तो अभी आफताब के पुत्री का वर्तमान उम्र कितना हो गया 12 वर्ष हो गया ना, 12 वर्ष। और आफताब का वर्तमान उम्र पर कितना हो जाएगा 42 वर्ष। ये हमारा एक दोनों आंसर हो गया। ये बीजगणितीय विधि से हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं आंसर दिया है कि नहीं, तब हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। 3.1 यार ये तो सिर्फ बीजगणितीय विधि दिया ही नहीं है, समीकरण हल करके छोड़ दिया है। चलो हम बना दिए हैं, कोई बात नहीं है। अब इसको हम बीजगणितीय विधि से ग्राफी विधि से हल करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं ग्राफीय विधि से हल। देखिए पहले हम दोनों समीकरण लिख लेंगे। पहले समीकरण एक हमारा क्या है 7x माइनस वाई बराबर 42। समीकरण क्या हो गया ये 1 हो गया। अब समीकरण 2 हमारा क्या है 3x माइनस वाई बराबर -6। समीकरण 2। अब किसी एक समीकरण को लेकर चलेंगे, उसमें हम अपने से किसी एक का मान रखेंगे तो दूसरे का हमें मान प्राप्त होगा। तो चलिए पहले हम समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 क्या दे रखा है हमारा 7x माइनस वाई बराबर 42। समीकरण यही है ना हमारा। अब इसके हम पहले अब देखिए यहाँ पर यदि x का मान हम अपने से पहले कुछ रखते हैं। तो देखिए x का मान अगर हम x बराबर हम 5 ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, x बराबर 5 रखे तो क्या हो जाएगा 7 गुना 5 माइनस वाई बराबर 42। तो कितना हो जाएगा माइनस वाई बराबर 42 है। 7 5 35, इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो वाई बराबर के माइनस वाई क्या हो जाएगा हमारा माइनस वाई बराबर 7। तो इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा -7। अब इन मानों को रखने के लिए हम क्या करते हैं खाका बनाते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक खाका बना रहे हैं। जिसमें कम से कम x और y के दो मान निकालने होते हैं। तो x y, अब ये देखिए x का मान हमने कितना रखा था 5 रखा था, तो y का मान हमें कितना मिला -7। अब फिर x बराबर रखते हैं। अब इसको इस बार हम समीकरण 1 या 2 आपकी मर्जी जहाँ रख लें, इसी में समीकरण 1 में रख लें। अब यदि y, अब इसके बार y का रख रहे हैं, इसलिए y बराबर हम यदि y बराबर 0 लेते हैं तो 0 तो चलिए हमारा y कितना दे रखा है, हमारा समीकरण क्या है 7x माइनस वाई बराबर 42। तो क्या हो जाएगा 7x माइनस वाई की जगह हमने क्या रखा है 0 इज इक्वल टू 42। तो 7x इज इक्वल टू 42 हो गया ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 42 बटा में 7। तो x बराबर कितना होगा हमें 6 मिला। तो इसको हम खाका में रख रहे हैं। अब देखिए अगर x हम y का मान कितना रखे थे 0, तो x का मान हमें कितना मिला 6। अब इन दो मानों को हम क्या करेंगे कि समीकरण वो ग्राफ पर चलेंगे, लेकिन ये तो समीकरण 1 का 2 हल निकाले हैं। अब समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से थोड़ा विधि हम बीजगणितीय विधि नहीं निकालना था, फिर भी निकाल दिए, कोई बात नहीं। चलिए हमारा समीकरण 2 क्या दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। समीकरण 2 है। चलिए यहाँ पर भी सेम है। यदि अब x मान हम यहाँ पर क्या रखें देखते हैं। तो यदि हम x बराबर पहले छोटा सा छोटा अंक ले रहे हैं 0,
तो हमारा क्या हो जाएगा 3 गुना 0 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -6। तो 0 माइनस वाई बराबर -6, मतलब कि माइनस वाई बराबर -6, माइनस माइनस कट गया, इसलिए वाई बराबर 6। इसको हम क्या करेंगे अपने खाका में फिर सजाएंगे। ये समीकरण 2 के लिए है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं हम समीकरण 2 के लिए एक्स वाई। तो एक्स का मान हमने 0 रखा था, तो वाई का मान हमें क्या मिला 6 मिला। और फिर वाई का मान कुछ रख रहे हैं, चाहे तो आप एक्स का भी रख सकते हैं, मान बदल गए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम इस बार वाई को 0 करते हैं। यदि वाई बराबर 0 तो हमारा 3x माइनस वाई का मान क्या है 0 इज इक्वल टू -6। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा -6, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा ना। x बराबर -2। अरे भाई 6 में 3 से भगा देंगे तो -2 बार में ही तो जाएगा। तो देखिए अब y का मान यहाँ पर क्या रखे थे हम 0, तो x का मान हमें क्या मिला -2। अब इस खाका को आइस को दोनों को हम क्या करेंगे ग्राफीय विधि से निकालेंगे, ग्राफ पर चलेंगे, जहाँ एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेगी। अगर कर दी तो आंसर आ गया, नहीं की तो मजाक है। सवाल पहले ही बोल रखा है कि मजाक है। तो हम इसको चलिए हम ग्राफ पर चल के दिखा रहे हैं। एक मिनट यार, चलिए हमारा ग्राफ का कॉपी हो गया। चलिए देखिए, हम पेंसिल से तो आज नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप लोग ग्राफ पे जब भी यूज करें तो पेंसिल ही यूज करें। तरीका तो वही है, सही पेंसिल ही यूज किया जाता है, लेकिन हम अब ढूंढने के आलस से चलिए इसको हम पेन से ही बना रहे हैं। तो इस पर हम लिखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन हमारा कितना है 1। तो चलिए सबसे पहले हम 2 रेखा खींचते हैं, x अक्ष और y अक्ष। इसके बाद जो मैक्सिमम नंबर होंगे वही निकालेंगे। तो देखिए जैसे खाका में हमारा मैक्सिमम नंबर है x का 6 और y का भी y का -7। तो चलिए यहाँ से हम x का 6 y का -7, तो यहाँ से खींच रहे हैं हम। यहाँ पे तो खींच दिए। थोड़ा चिन्ह हमारा टेढ़ा हो गया। चलिए हमारा मूल बिंदु क्या हो गया, ओरिजिन 1 हो गया। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7। ये हमारा हो गया x अक्ष, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 तक दे रखा है। चलिए इसको थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं, 8 तक कर ले रहे हैं। ये हमारा y डैश हो गया। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलिए तो पहला हमारा मान क्या दे रखा है, पहला मान दे रखा है x पर 5। देखिए पहले रुकिए, हम इस मान को यहाँ पर लिख ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, शॉर्टकट में ही समझा दें। तो हम पहला खाका हमारा ये है, ये हमारा हो गया, ये हमारा समीकरण 1 का खाका हो गया। तो समीकरण 1 में हमारा एक्स वाई क्या दे रखा है, एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 5, -7 और 6, 0 और यहीं पर हम समीकरण, चलो यहीं पर इसको कहाँ लिखे जी, चलिए यहाँ पर लिखते रहे हैं। एक्स वाई, तो हमारे इसका मान दे रहा है, एक्स का मान 0 तो वाई का मान 6, एक्स का मान -2 तो वाई का मान 0। ये हो गया समीकरण 2।
चलो इन मानों को हम, ये समीकरण 1 का हल है हमारा, ये समीकरण 2 का। अब हम इसको ग्राफ पे चलते हैं। देखिए पहले इसको चलते हैं। एक्स का कितना दे रखा है, 105। तो चलिए 105 आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए एक्स पर हमारा 5 कितना हो गया, ये हो गया ना। और वाई पर -7 बोला, 105 एक्स पर 5 तो वाई पर -7, वाई है वाई पर -7। देखिए नीचे कहाँ है, वाई -7 यहाँ पर है ना, -7 है। अब ठीक इसके सामने यहाँ पर आ जाइए। तो क्या हो गया, ये बिंदु हमें मिला जिसका मान के क्या है 5 - 7। चलिए लिख लिए। अब चलिए इसका अगला मान क्या दे रखा है, 6 और 0। तो x का मान 6 और y का मान 0, मतलब कि हमारा यही हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो जो हमें दो ये रेखा मिला, इसको पहले मिला दे। तो चलिए इसको हम क्या किए, मिल जाए यार। चलिए ये हमारा क्या हो गया, हम इसको मिला दीजिए। ये पहला समीकरण का हल हो गया। चलिए हम इसको L1 मान ले रहे हैं। अब चलिए दूसरा का क्या बोल रहा है, x का मान 0 y का मान 6। तो x का मान 0 यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मूल बिंदु जो कहलाता है, वहाँ पर x और y दोनों का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर x और y दोनों का मान 0 है, तो x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y का मान यहाँ पर बोल रहा है 6। चलिए 6 आइए यहाँ पर। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। फिर बोला है x का मान -2। चलिए यहाँ पर आ जाइए। और y का मान 0। तो ये यहीं का ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2, 0। चलिए अब इसको मिला दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, L2 हो गया। अब बताइए, ये रेखा कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद की, काटी? नहीं काटी। जब नहीं काटी इसका मतलब कि क्वेश्चन ने हमसे मजाक किया है, ये एक मजाक ही है। तो सवाल 1 मिनट यार, लंबा वीडियो होते चला जा रहा है। बोला क्या है, हम मनोरंजन है, तो इसका आंसर वही होगा कि हाँ, यहाँ पर लिखा है हाँ यह मनोरंजन ही है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ग्राफी विधि यही हो गया। बाकी हमने सवाल बना ही रखा है। तो अब हम अगले वीडियो में सवाल नंबर 2 और 3 को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सजेशन के तौर पे ज़रूर हम आपकी बात को मानेंगे। तो तब तक चलिए हम चलते हैं। आप लोग भी मस्त रहिए। कोई सवाल बनाने से पहले उसको 4 बार 5 बार 3 बार जितना बार में समझ में आए पढ़िए। दिमाग ठंडा करके एकदम शांति से बैठकर पढ़िए। आधा से अधिक सवाल आपको सवाल में हल आपको आधा से अधिक मिल जाएगा। बाकी अगर हर सवाल को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैथ बोलता ही है कि जितना आप हमसे लड़ेंगे हम उतना ही आपको जिताएंगे। तो मैथ से तो आपको लड़ना पड़ेगा जीतने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं। अब अगले वीडियो में बाकी इस चैप्टर के 2 सवाल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।